नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इनसे मिलिए कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, वादे के अनुसार जैसे हम विभिन्न विषयों को लेकर आपके बीच आते हैं, विभिन्न फील्ड से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ को आपसे मिलाने का प्रयास करते हैं, और आज उसी वादे को पूरा करते हुए एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ रही है जो काफ़ी लंबे समय से साहित्य में काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। वे विभिन्न लेख लिखते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, तो ज़रूर आप इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मिलवाती हूँ आपको आज के मेहमान से, जिनका नाम है सिकंदर जी। सिकंदर बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन हिमाचल पर। नमस्कार जी, आप एक शिक्षाविद हैं, आप एक प्रवक्ता है जो स्कूल में पढ़ाते हैं जी। तो सर, आपका लेखनी से किस तरह का संबंध हुआ सर? जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आपने प्रश्न किया कि आप शिक्षक हो, लेखक हो, क्योंकि जो लिखना है, शिक्षक का काम यही है, लिखना, पढ़ना, समझाना किसी को अपने तरीके से जी। तो सबसे पहले तो मैं एक साहित्य का विद्यार्थी रहा और अभी शिक्षक हूँ। तो जो भी मन में कोई विचार आते हैं, कोई घटनाएं होती है, उसको लिखना, कागज़ के ऊपर लिखना, कलमबद्ध करना, ये सारी चीज़ें जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि कोई मंच मिले या तो अखबारें एक माध्यम था कि सबसे पहले मैं अखबारों में लिखना, अपने लेख जो भी शोध पूर्वक लेख थे वो मैंने भेजना शुरू किए। जी, तो ऐसी लेखनी की शुरुआत आपके जीवन में हम मान सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं इसका एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा कि मेरे जो नाना जी थे वो डायरी लिखते थे जी। तो डायरी लेखन उन दौर होता था, तो हम छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे जी। तो उन दौरान डायरी में जो भी दिन की घटनाएं हैं या किसी भी चीज़ों का हमें उसका उतना ज्ञान तो होता नहीं था कि भाई इसका वास्तविक अर्थ क्या है, लेकिन हम शौक से पढ़ते थे। तो लिखने की एक कला शुरू हुई। तो मुझे याद है कि एक बार उनकी डायरी में एक कविता छपी हुई, लिखी हुई थी उन्होंने, हंसले की कविता थी। तो वो थी शिमला की सैर करके, कि जिस कविता जो मैंने पढ़ी और बहुत बार मैंने स्कूलों में बोली और अध्यापकों की वाहवाही मिली, और कोई फंक्शन होते थे वहाँ पे, तो मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि शिमला की सैर थी कि गांव-गांव की बात सुनाऊं, शहर की सुनाऊं कहानी, यह कविता बनी है मेरी अपनी जुबानी। एक दिन शहर को निकला, पहुंचा शिमला बस स्टैंड, वहाँ शादी से धूम मची थी, बज रहे थे अंग्रेजी बैंड, लड़कियां डिस्को कर रही थी, बाराती नशे में चूर, 60 साल का बूढ़ा कर रहा था बुढ़िया को नाचने के लिए मजबूर। यह हाल देखकर मैं पहुंचा लोअर बाजार, वहाँ पे भीड़ मची थी औरतों की भरमार, कोई साड़ी खरीद रहा था, कोई खरीदे पैंट, अधिकतर महिला खरीद रही थी क्रीम पाउडर और सेंट। यह हाल देखकर मैं पहुंचा मिडल बाजार, जाकर देख रहा दंग हलवाइयों का व्यवहार, दूध में पानी डालकर कर रहे थे मिठाइयाँ तैयार, मोटे हलवाई को तो पैसे से मतलब है, चाहे हो जाए बीमार। यह मैं सारा हाल देखकर दिन को पहुंचा दी मॉल, वहां जाकर देखने को मिला फैशन का कमाल, नटखट पूरे बंदर देखे, बड़े अनोखे इंसान, बड़ी मुश्किल से कर सकते थे लड़के लड़कियों में पहचान। सारा दिन थका हुआ, शाम को जब खाना खाया, 4 चपाती 1 प्लेट मटर पनीर, 100 रुपये बिल आया। यह बिल देखकर मेरा दिल घबराया, फिर सोचा ये बंदे, निकला शहर को फिर क्यों पछताया। यह था शहर का संक्षिप्त हाल जो मैंने आपको सुनाया। अचानक अपने घर की याद आई, वहीं से घर चला आया। तो ये एक छोटी सी कविता थी, जब हम बाल्यकाल में बोल सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की, बिल्कुल। तो मुझे उसके बाद मेरा जो लिखना और कविताओं की तरफ मुड़ना शुरू हुआ जी। ये मेरी जर्नी है शुरू की। तो कहा जा सकता है जिस तरह का माहौल बच्चे को मिलता है उसका प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ता है। और आपके घर में लेखनी का जो माहौल रहा होगा, या फिर आपके ग्रैंडफादर कुछ ऐसे जर्नल्स तैयार करते होंगे, या डेली बेसिस पे कुछ अपनी जो संस्मरणीय है उसको लिखा करते थे, तो उससे आपको बहुत सारी प्रेरणा जरूर मिली जी। तो वर्तमान समय में आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? वर्तमान समय में मैं अभी एक उच्चतर शिक्षा विभाग में
अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं साथ में मैं लिखता हूँ अखबारों के लिए, कविताएं मैंने बहुत सारी लिखी है और मेरे जो लेख है वो शोध पूर्वक होते हैं। जैसे समाज में कोई विषमताएं हैं, कुछ वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, पर्यावरण विमर्श है, स्त्री विमर्श है, और जहाँ मुझे लगता है कि लिखना चाहिए तो वो मैं इन विषयों के ऊपर लिखता हूँ। और बहुत सारे जो मैं अखबार जो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन जो है, ऑनलाइन जर्नल्स है, वहाँ पे मेरे लेख जो है प्रकाशित हो रहे हैं। और हमारे बहुत सारे दर्शक आपके नाम से परिचित भी होंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपके लेख देखने को मिलते हैं, खासकर जो आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनसे मिलती है जो आज के युवा जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी जानकारी उसमें उपलब्ध होती है। तो उसके लिए ज़रूर सर आप बधाई के पात्र हैं। सर हम विषयों के ऊपर आएंगे, जैसे किस तरह का विषयों का किस तरह से चयन होता है, क्योंकि बहुत ही रैंडम एक तरह के विषय होते हैं, कभी कोई आज के समय में, कोई पुराने समय के, तो आप किस तरह से चयन करते हैं विषयों का? विषयों का चयन देखिए, मैं सिंपल अगर भाषा में आपको बोलूं, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर में क्या होता है, साहित्य में वो सारी वेदनाएं व्यक्त की गई होती है। जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात, एक उनकी जो कहानी है, उसमें गल्लू नाम का एक किसान होता है जो पूरी रात ठंड में वो रखवाली करता है अनाज का। फिर वो उसी में ही वो एक प्रेरक प्रसंग आ जाता है कि अब चाहे जितनी भी लू ना क्यों ना आ जाए, देखा जाएगा। तो वो गल्लू कहता है क्योंकि उसने वो सहन कर लिया होता है। तो साथ में जब मैं साहित्य का विद्यार्थी बना तो चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट एक बुक थी जिसमें जो वो बच्चा होता है वो अनाथ होता है। तो वो जितना भी इंग्लैंड में उन दौरान शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा। तो उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भी बाल जो सुधार है, शोषण के नियम के खिलाफ जो है कानून बनाए। तो इस तरह की जब हम विषमताएं देखते हैं, और ऊपर से मैं जब शिक्षक हूँ तो मैं तो क्लास में मुझे पूरा समाज मेरे कक्षा के अंदर आ जाता है। तो हर कोई जो बच्चा मौन है वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो मुझे लगता है कि समाज में भी शायद ऐसी ही समस्याएं हैं जो आज के दौर पे जो समाज जूझ रहा है। सरकारें प्रयत्न करती है, लेकिन हमारा कर्तव्य या एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम वो लिखे समाज में जो घट रहा है, और वही जो एक चेतना के रूप में जो समाज में जितने लोग हैं वो उसको देखे सीखे। क्योंकि जो समाज है, आपने बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, जैसे महात्मा गांधी की हिंद स्वराज जब उन्होंने लिखा तो एकदम से ही वो चेतना का संचार जनता के अंदर आ गया। उसके बाद बहुत सारे कवि हुए, आपके निराला जी है, कबीर जी है, तुलसी जी है। तो इन्होंने एक जो कॉमन आदमी है जो है उसके ऊपर जो इन्होंने लिखना शुरू किया। तो मेरा भी विषय यही रहता है, जब विषय वस्तु को मेरा चुनाव होता है, जब मैं किसी भी तरह की लेखनी, चाहे वो लेख लिखूं, चाहे मैं कविताएं लिखूं, उसमें मैं समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही है और कई समसामयिक जो विषय होते हैं उनके ऊपर भी मैं लिखता हूँ। जी, समसामयिक विषयों पर आप लिखते हैं। और सर आपने मेंशन भी किया कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, नवजीवन भी उनके द्वारा ही लिखी गई थी, और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, उस दौरान जो जिस तरह की क्रांति उन लेखों ने लेकर आई वो बहुत ही प्रशंसनीय थी। और आज के समय में भी लेखनी का ही उतना ही महत्व हम देख सकते हैं। लेकिन सर आज पाठकों की कमी देखने को मिलती है। जी, क्योंकि आज तकनीक का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, हमारे पास अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आप लेख लिखते हैं उसके पाठक तक कितनी रीच उनकी पहुंच पाती है? जी, जो आज की एक तो देखो डिजिटल ज़माना है, तकनीकी युग है, तो आपको सब चीज़ें जो है मिल रही है। फ़ोन पे ये जो है 8 इंच की स्क्रीन में सब कुछ मिल रहा है जी। तो अब जहाँ तक पाठकों की आपने बात कही कि जो अच्छा लिखेगा वो ज़रूर उसको पढ़ा जाता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि लिखने में सिर्फ वही नहीं कि आपने लिख लिया है, लेकिन उसमें रिसर्च कितनी है। उदाहरण के लिए अगर मैं नशे के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मेरी रिसर्च
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर यहाँ तक मेरे जो स्थानीय जो पुलिस विभाग है या जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ तक के जो सरकार सारे आंकड़े जो है उसको संग्रहित करके तब मैं उस अपने लेख के ऊपर आऊंगा। तो जब आप इस तरह की चीजें, ये आगे जो बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक मददगार साबित होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छा लिखते हैं तो पाठक तो है, हर जगह है जी। क्योंकि अगर आप कुछ थोड़ा दोहरे दर्जे का लिखेंगे तो मे भी आपकी रीच जो है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए जी। सर, आपने बात की कि जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो डाटा रिलीज होते हैं उधर से आप बेसिकली जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो ग्रैब करते हैं जी। और ऑथेंटिसिटी भी हम आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें देख सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है आज के समय में, क्योंकि हम देखते हैं विकिपीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं जिसमें ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं होती है। और बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो फैक्ट्स हो, बिल्कुल सही हो और अगर कोई रिनाउंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा रिलीज़ की गई हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सर होता है। तो चयन प्रक्रिया जैसे आपने बताई कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी रिपोर्ट रिलीज़ करती है तो वहाँ से आप ये सब इंफॉर्मेशन जी। बात करते हैं सर कविताओं की। सर, आप कविताएं भी लिखते हैं। एक तरफ लेख होते हैं जिनमें थोड़ी निरस्ता आ जाती है और जो कविताएं होती है बिल्कुल सजीवता उनमें होती है। तो ये किस तरह, दोनों को किस तरह आप इक्वली लेकर चलते हैं? लेख तो एक दृष्टि जो है जिसमें आपके कोई सामाजिक गठजोड़ है या आपका कोई सरकारी इस तरह की कोई योजनाएं रिलीज होती है जी। तो वो एक उस लेवल तक उसका पाठक वही पढ़ेगा जो जिसने इस फील्ड में जाना है। लेकिन कई बार कविताएं ऐसी होती है, कविताएं असल में सामाजिक भाव जो हमारे अंदर जो भाव होते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि पोइट्री इज द स्पोंटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिनलिटी फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टिंग ट्रैंक्विलिटीज। इट मीन्स कि भाई जो पोइट्री है वो एक भाव के साथ लिखी जाती है, उसमें कोई इस तरह से चिड़चिड़ापन नहीं है, उसमें एक शांतमय तरीके से लिखी जाती है। तो जब होता क्या है कि जब कोई साहित्य पढ़ता है या आप कविता पढ़ता है तो मुझे लगता है कि जो एक निष्ठुर, हम ये बोल सकते हैं कि अगर इंसान होगा उसके अंदर भी दया भावना उत्पन्न होगी कि जरूर ये किसी के बारे में लिखा गया है। तो मेरे जो भाव है, जो मैं एक्चुअल रीडर हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, तो मेरे अंदर असल में कवि का यही मकसद होता है कि उसके दिल में जगह बनाना अपनी कविताओं के माध्यम से। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं इस तरह का कुछ लिखूं जी। और किसी भी तरह का विषय हो, कितना भी गूढ़ विषय हो, उसको बिल्कुल सरल वे में अपनी जन साधारण तक पहुंचाना, ये एक कवि की कला होती है जी। सर, हमारे जीवन में जो कुछ भी पहली चीज़ होती है बहुत ही खास होती है। तो आपके जीवन की कोई पहली कविता आपने लिखी होगी, उसके बारे में आपने सोचा होगा, किस तरह के विचार आपके मन में आए होंगे। तो क्या अगर दो चंद लाइनें आप हमारे सामने जी। मेरी पहली कविता जो थी वो यादों की संदूक जो मैंने लिखी थी जी। क्योंकि बीच में जब हम विद्यार्थी जीवन में विश्वविद्यालय में पढ़े तो थोड़ा सा समझ जो है हमारे समाज की आनी शुरू हो गई, पर्यावरण के बारे में जानना शुरू हो गया, या कुछ चीज़ें जो छूट गई है उसके बारे में लिखना ज़रूरी होगी। तो मेरी एक कविता थी, मैं बोलना चाहूँगा। तो यादों की संदूक ये शीर्षक है। कभी गांव में बसती थी मेरी हस्ती, धीरे धीरे सिमटती गई शहर में, ओझल होती जैसे मिट्टी सी सर्द धूप, जैसे कुछ समय बाद ओझल होता आसमानी इंद्रधनुष। बस यादों की नकाशी वो संदूक बचपन की, अभी भी सकू भर देती है मेरी उम्र बढ़ जाने के साथ। चूल्हे में पक रही रोटी का वो इंतज़ार, टकटकी लगाए पूरा परिवार, दूर से दूर धार पर देखकर बस का इंतज़ार, तराशती आंखें माँ बाप और परिजनों को जैसे कुछ तो लाए होंगे उस बड़े थैले में, ढूंढती मोहब्बत बेहिसाब। बचपन के घर में एक घर था और एक बसेरा था, गाय बैल बकरी का उसमें डेरा था, टिकली काली बिंदली और लाली पुकारती आवाज़ में था अपनत्व का घेरा,
कालजयी कालयुग के कालांतर में, स्वार्थ के सामंतर में सब कुछ जैसे पीछे छूट गया। ये मेरी एक कल्पना है। बचपन के घर में एक पेड़ था, फसल लहराते खेत देखता हूँ, फसलों की रखवाली वाला शेरू देखता हूँ। अब का शेरू शहरी है, सनरूफ गाड़ी में वो भी इंसान की तरह घूमता है। उल्टा अब का इंसान शेरू का प्रहरी है जी। क्या कोई भुला सकता है रेडियो दूरदर्शन का वो दौर, आकाशवाणी दूरदर्शन की वो धुन, रामचरितमानस का वो राग, सखी सहेली सविता सिंह, हंसा गौतम के वो प्रादेशिक समाचार, धारारी गीत, अक्षर सिंह परमार, डॉक्टर हुक्म सिंह की हेलो फरमाइश, रफ़ी साहब, लता जी और किशोर चीज था मेरा बचपन, जो आधुनिकता की दौड़ में कहीं खो गया है। बचपन की मिठाई, मिश्री और गुड़, चीनी का फाका, इलायची दाने, आटे का हलवा, आधुनिक चिप्स और कुरकुरे, आज के बचपन को कुतरते करामाती कुरकुरे। जैसे दवाई मुक्त था मेरा बचपन। जब भी भीड़ भाड़ में सुकून देखता हूँ, यादों का वो बचपन से जवानी देखता हूँ, ना कोई लाभ ना कोई हानि देखता हूँ, गुरुओं की पुचकार, डांट और बेहिसाब प्यार देखता हूँ। आज भी जब बचपन को देखता हूँ तो सुकून देखता हूँ, सुकून देखता हूँ। ये मेरी कविता, पहली कविता थी जो विभिन्न पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी जी। तो और गांव का इतना अद्भुत आपने वर्णन किया है जो आज बहुत ही कम देखने को मिलता है सर। गांव विलुप्ति की कगार पर हमें देखने को मिलते हैं। गांव में शहरीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। जी जी। आपने गायों की चर्चा की, जी, जी, आपने गाय बैलों की चर्चा की, किस तरह खेत लहराते थे उन सभी की चर्चा की सर। बहुत ही मनमोहक ये दृश्य था सर। तो ये आपने शुरुआत की कविता लेखन की सर, उसके बाद आपने टीचिंग प्रोफेशन को चुना। टीचिंग प्रोफेशन को चुना जी। टीचिंग का ये मकसद है कि मेरे सामने वो यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी बैठी है जिसको मुझे संवारना है। जो मैं खुद देखता हूँ या मैं खुद सोचता हूँ समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है जी। वो मैं उन युवा पीढ़ी के मन पे बैठा सकूं। तो मैं सौभाग्य समझता हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक भी मैं साहित्य का अध्यापक हूँ, लिटरेचर का अध्यापक हूँ, भाषा का अध्यापक हूँ। और जब ये सारी बातें मेरे जहन में आती है तो मैं सबसे पहले जो भी वो विद्यार्थी विभिन्न परिवेश से आए तो उनके अंदर उस तरह का एक सामंजस्य स्थापित करना ये मेरा परम कर्तव्य बन जाता है जी। और बच्चों के साथ, युवाओं के साथ आपका मेल जोल रहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका उनके साथ मिलना जुलना रहता है। तो युवाओं का किस तरह से इंक्लिनेशन साहित्य की तरफ आपको देखने को मिलता है सर? देखिए, ये बड़ी वाजिब सा ये प्रश्न आपने पूछा कि युवाओं का साहित्य के प्रति वैसे मैं कहूँ कि क्रेज़ तो घटता जा रहा है, क्योंकि आज के समय में कलम जो है वो कैमरे की तरफ चली गई है। जो युवा है वो ब्लॉगिंग करना और किसी तरह का कोई यूट्यूब चैनल में अपना चैनल बनाना, इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित है। लेखन के प्रति वो रुचि नहीं रखता है। हाँ, जब कभी शिक्षा में इस तरह के बदलाव आएंगे तो ज़रूर जो है, मैंने कहा कि जब जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, वो हमारे सीधे दिल में प्रवेश करता है जी। आत्मा का जिसको हम कह सकते हैं कि शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण करता है। जब ये चीज़ें, मैं हरिवंश राय बच्चन की वो बात कहना चाहता हूँ कि मैं अंधेरे में उजाला लिख रहा हूँ। तो यही एक साहित्यकार जो कवि लेखक है उसका यही होता है कि अंधेरे में उसने उस डार्कनेस को दूर करना है। जो युवा पीढ़ी, जैसे युवा पीढ़ी है वो मैंने कहा कि तकनीकी युग में, डिजिटल युग में उसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रयास करने पड़ेंगे। वो शिक्षा ही एक उत्तम माध्यम हो सकता है जहाँ पे हम जो है बेहतर प्रयास कर सकते हैं, उस युवा पीढ़ी को एक सामंजस्य बना सके। ऐसा भी नहीं है कि हम उस तकनीक से उनको छुड़ा के सिर्फ लेखन की तरफ ही, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि डोंट लिमिट योर चाइल्ड फॉर योर ओन लर्निंग बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन हिज ओन एज। मतलब वो अपनी एज में जन्मे हुए, तो अपनी एज के साथ एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर को, साहित्य को उस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा कक्षाओं में ताकि उनकी रुचि बढ़े और एक सामंजस्य स्थापित हो सके आपकी इस तकनीक के साथ। एक जो मॉडर्न युग जिसको आप बोल सकते हैं, डिजिटलाइजेशन हुआ है या सोशल मीडिया का ज़माना है, कमेंट, व्यूज़,
तक जो है बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं बच्चों को। तो मेरा ये मानना है कि एक संतुलन तो बनाना पड़ेगा। जी, और अध्यापक से बड़ा रोल मॉडल बच्चों के लिए कोई नहीं होता है। तो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ आप वार्तालाप करते हैं, तो उनकी मनस्थिति आपको कैसी लगती है कि बच्चों का इंक्लिनेशन या बच्चों का क्रेज़ किस तरफ जा रहा है, और अगर उसे डाइवर्ट करना हो, साहित्य की तरफ मोड़ना हो, तो उसके लिए आप किस तरह का प्रयास करते हैं? मेरे देखो प्रयास पहले से ही मैंने अधिकतर ग्रामीण स्कूल में ही अपनी जॉब की है जी। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चों के अंदर उस तरह की भावनाएं अंकुरित करना ताकि वो एक सजग और एक सच्चे नागरिक, भावी नागरिक बन सके। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करता हूँ उन बच्चों के अंदर साहित्य के प्रति प्रेरित होने के लिए, बड़ी सारी कहानियाँ या कोई इस तरह के प्रेरक प्रसंग उनको बताकर कि हम सबसे पहले तो हम इंसान बने। इंसान के अंदर जब करुणा होगी, जब प्यार होगा, मोहब्बत होगी, तभी जो समाज के प्रति वो अपनी अच्छी सोच रख पाएगा। तो मैं अभी एक मेरे पास उदाहरण था, अभी मेरे पास 6 बच्चे ऐसे थे जो नेपाली मूल के थे। तो मेरे लिए बहुत ही वो एक चैलेंज था, चुनौती थी कि भाई उन बच्चों को किस तरीके से मुख्य धारा में लाना है, वो भी स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति। तो मैंने एक प्रयास किया कि धीरे धीरे मैंने जैसे तकनीकी युग में खुद भी सहारा लेके मैंने नेपाली के वाक्य या कुछ आम बोलचाल की जो भाषा है वो सीखना शुरू कर दी। मैंने उनसे नेपाली में बात करना शुरू कर दी। कभी वो मेरी नेपाली के ऊपर हंसते भी थे कि भाई सर इस तरह की बातें करते हैं। तो हमारा वो जो नेपाली, मेरा जो नेपाली में बातें करना, वो एक संवाद की कड़ी मेरे और उनके बीच बन गया। तो उसी के साथ साथ मैंने इंग्लिश के भी जो भी कोई कंसेप्ट थे, चाहे कविताएं थी, चाहे कोई लेसन थे, या कोई भी किस तरह की क्रिएटिव राइटिंग थी, वो उन बच्चों तक पहुंचाई। तो वो बच्चे अच्छी मेहनत करके वो पास आउट हो चुके हैं। तो कभी दिल को बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि जो हमारे प्रयास रहते हैं या किसी भी तरह का जो हम कक्षा के अंदर प्रयास करते हैं वो कारगर साबित होते हैं। जी, और एक बहुत ही यूनिक वे आपने चूज़ किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक उनकी भाषा को सीखना, क्योंकि एक नई भाषा सिखाने के लिए उन्हीं की भाषा में अगर उसे सिखाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो उस बात को आपने समझा और उनके मनस्थिति को और सुधारने के लिए आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया सर। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि अगर हम कोई एजुकेशन हम लेते हैं तो उसका यूज़ हम कर सकें अपनी जीवन यापन के लिए। तो उसके लिए तो क्या साहित्य का इस्तेमाल किया जा सकता है? साहित्य किस प्रकार से हमारे करियर को बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? निस्संदेह मैं इसके ऊपर सहमति जताता हूँ कि अधिकतर अभिभावक क्या होते हैं कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर या किसी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहता है। लेकिन जब हमने अभी डिजिटलाइज का ये ज़माना चला है इसका, और एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो जो यूथ है वो इसमें भी अपना भविष्य जो है वो संवार सकते हैं। क्योंकि जब लेखन हमारे पास, अगर एग्जाम्पल दे, हम एक बड़ा एग्जाम्पल पूरे इंडिया का, चेतन भगत जो है, ही इज़ द बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया, कि वो भारत के उनके जो वो सिंपल वो जो विद्यार्थी है, जो युवा है, उनकी भाषा में लिखते हैं और पेशे से वो एक इंजीनियर है। तो जब वो उस तरीके से लिख रहे हैं तो उनके जो भी उनका संग्रह है, जो भी वो लिख रहे हैं, वो बहुत बिक रहा है, वो उनको पाठक पढ़ रहे हैं, रीडर पढ़ रहे हैं। और दूसरा, जैसे ही हम इस तकनीकी युग में और डिजिटलाइज युग में आ गए हैं, उस समय क्या है कि आज के समय में यूथ जो है वो इतना मॉडर्न हो चुका है कि कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग या आप एक जर्नलिज्म कहे, आप न्यूज़, आपने कोई लेख लिखने हैं, या आप अगर हायर एजुकेशन की रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में आपका अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है तो उसको भी सारी यूनिवर्सिटी देखती है, पढ़ती है। जो रिसर्च स्कॉलर है वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, लेखन में भविष्य है। इसके जो क्राइटेरिया है वो मापदंड अलग हो सकते हैं, लेकिन जो वो ज़माना पहले का था जो ये सोचते थे कि बच्चे डॉक्टरी बने, इंजीनियर बने, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इसमें भी जो बच्चे हैं अपना
करियर बना सकते हैं, भविष्य संवार सकते हैं। जी, लेकिन सर जैसे आपने चेतन भगत की बात की, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, टीचिंग एक प्रोफेशन है जिसको बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगता है बच्चों को, तो साहित्य और इससे करियर की तरफ एक टीचर ही एक इसके लिए मार्गदर्शक के रूप में कारगर सिद्ध हो सकता है। सर आपकी भविष्य की योजनाओं की थोड़ी बहुत अगर हम चर्चा करना चाहें संक्षेप में। सर भविष्य में मेरा यही है, मैं साहित्य में निरंतर लिख रहा हूँ और लिखूंगा। और दूसरा ये है कि जो आपने प्रश्न पहले पूछा था कि युवा पीढ़ी को आगे उस तरह से उनको प्रेरणा देना, क्योंकि मेरा मकसद पढ़ाना है और मैं लेखों में भी लिखता हूँ कि आप जो अपना करियर लेखन में भी बना सकते हैं। अगर आप अच्छा साहित्य लिख रहे हैं तो वो युगों युगांतर तक लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है जॉन कीट्स, वो 25 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, तो उनकी पोइम थी जो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, आज भी पढ़ रहे हैं लोग जी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जब पढ़ी जाती है, गढ़ी जाती है, तो अगर आप उसको अच्छे से लिख रहे हो, उसमें भाषा का अच्छे से प्रयोग कर रहे हो, तो वो निरंतर आगे लिखी पढ़ी जा सकती है। तो मेरी ऐसी योजनाएं हैं, मैं रिसर्च शिक्षण संस्थानों के ऊपर भी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जो भी आपकी भविष्य को लेकर योजनाएं हैं, जो भी आपका कविता का जो संकलन भविष्य में अगर उजागर होता है, तो उसके लिए हम भी बहुत मन चाहते हैं कि वो सब चीज़ें हमारे सामने आए, मार्केट में आए, और हम ज़रूर उसे पढ़ेंगे सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही सर। हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।